मित्रों, मैं समझता हूं कि एक छोटी सी फिल्म के कारण एक मोटा मोटा गुजरात का चित्र आपके सामने प्रस्तुत हुआ होगा और उसके कारण गुजरात को समझने की सुविधा रहेगी। मुझे जो विषय दिया गया है कि ये जो नमो मंत्र है वो देश में भी काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। पहले तो मैं कहूंगा कि कोई मंत्र नहीं है और मैं मंत्र और तंत्र की दुनिया से काफी दूर हूं। हमारे देश की जो सहज स्वाभाविक शक्तियां हैं, हमारी जो सहज प्रवृत्तियां हैं और सदियों से हमारे यहां जो विजडम इवॉल्व हुआ है, अगर उसको जोड़ करके किसी चीजों को किया जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि कभी हमें विफलता मिलेगी। और गुजरात ने जो किया है यही किया है। हमारे पास जो कुछ भी सामर्थ्य उपलब्ध है, क्या हम हमारे पास जो उपलब्ध सामर्थ्य है उसका गर्व करते हैं या हम ही दिन रात रोते बैठते हैं? एक काम जो गुजरात ने किया है वो पूरा देश कर सकता है। जब हमारे यहां क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो एक बहुत बड़ा फीवर होता है पूरे देश में, एक देशभक्ति का एक जज्बा, एक माहौल क्रिएट हो जाता है और उस विजय और पराजय का प्रभाव भी मन पे होता है। लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम हमारी चीजों के प्रति एक गर्व का भाव स्थायी रूप से पनपे, ऐसे प्रयास करें? गुजरात ने गुजराती प्राइड, गुजरात के प्रति गर्व, गुजराती होने का एक आनंद, और इन चीजों ने कई चीजों को सफलता देने वाले में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सामान्य रूप में उसे लगता है कि यार इतना सारा टैक्स देना है क्या, लेकिन जब उसको लगता है कि यार अपना गुजरात आगे बढ़ रहा है, मुझे भी टैक्स देना चाहिए, तो बड़ी खुशी से देता है। यानी हम किस प्रकार से मन मस्तिष्क को बदल करके नेतृत्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या हम हिंदुस्तान के अभिमान को जगा करके, हिंदुस्तान की उन शख्सियत को जगा करके देश के सभी नागरिकों के दिल में देश को आगे बढ़ाने का संकल्प पैदा नहीं कर सकते हैं? मैं गुजरात अनुभव से कह सकता हूं कि ये मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ तय करना है कि ये करना है। और अगर इस भावात्मक अवस्था को क्रिएट करते हैं तो स्थितियां और कैसे बदली जा सकती है। मैं ऐसे ही जब रास्ते में अभी आ रहा तो मेरे मन में एक विचार आया। ये जो नरेगा योजना की बड़ी चर्चा होती है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मेरे मन में विचार आया कि यही काम भले यही करें, लेकिन ये अगर कहते शब्द कि डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, शब्द प्रयोग किया है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अगर शब्द प्रयोग करते डेवलपमेंट गारंटी स्कीम और हर एक को कहते हैं कि अच्छा भैया तुमको देश के लिए महीने में 100 दिन, साल में 100 दिन देने हैं, देश को बनाना है, तुम 100 दिन दो देश के लिए और 100 दिन के लिए तुम्हें इतना काम मिल जाएगा। ये कहना कि यार तुम भूखे मर रहे हो, घर में पड़े हो, चलिए 100 दिन का काम देता हूं, ये एक अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच ये है कि यार तुम 100 दिन दे दो देश के लिए, तुम्हें इतना राशि भी मिल जाएगी और देश बन जाएगा। मित्रों, यही फर्क होता है लीडरशिप किस प्रकार से चीजों को ले जाती है। अगर हम
एक ही बात को एक ही अलग तरीके से लोगों के सामने रख करके एक नया विश्वास पैदा कर सके, तो हर व्यक्ति को लगता कि हाँ यार, मैं ये काम कर रहा हूं डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूं। हम छोटे थे तो कथा बहुत सुना करते थे कि कहीं पर कोई मंदिर बन रहा था, पत्थर तराशने वाले लोग पत्थर तराश रहे थे, और ऐसे ही कोई इंडिया टुडे का पत्रकार वहां पहुंच गया, उनको पूछने लगा कि भाई क्या कर रहे हो? देखने का क्या करे भाई, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं तो पत्थरों पे सर फोड़ फोड़ करके जिंदगी गुजारा करता हूं। दूसरे के पास चले गए, क्या कर रहे हो? अरे क्या करे भाई, बच्चों की बहुत बड़ी फौज है, पेट भरवाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, अब क्या करें, मेहनत कर रहा हूं, बच्चे कुछ कमाते नहीं, मैं इस उम्र में भी कर रहा हूं। हर एक ने अलग अलग जवाब दिया। आखिर में एक के पास पहुंचे, वो अपनी धुन में मस्त था, अपना काम कर रहा था। उसको पूछा, उसने कहा मैं एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना रहा हूं जिसमें परमात्मा विराजमान होंगे और यहां आने वाले कईयों के दुख दूर होंगे, बहुतों के दुख दूर करने का, मन को शांति देने वाला एक पवित्र कार्य मैं कर रहा हूं। और उसका पूरा सोचने का तरीका अलग था। हर कोई पत्थर तराश रहा था, लेकिन किसी को लगता था मजदूरी कर रहा हूं, किसी को लगता था मंदिर बना रहा हूं। ये जो हमारे देश में सबसे बड़ी मुझे आवश्यकता लगती है कि इस हम मानसिकता को कैसे परिवर्तित करें। मैं कभी कभी सोचता हूं, आप पूरे देश की गुलामी के कालखंड के इतिहास को देखें, 1200 साल के, कोई दशक ऐसा नहीं गया है कि लोगों ने आजादी के आंदोलन में बलिदान न दिए हो। आजादी के आंदोलन में लोग मर रहे थे, जीवन खपा रहे थे, और शहीद होने का गर्व भी हुआ करता था। और एक के मरने के बाद मरने का क्रम बंद नहीं हुआ था, शहीद होने का क्रम बंद नहीं हुआ था, चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आजादी नजर नहीं आती थी। बलिदान हो रहे थे, एक जज्बा बना रहता था, आजादी की ललक बनी रहती थी, लेकिन परिणाम नजर नहीं आता था। गांधी की विशेषता देखिए, गांधी ने क्या किया? गांधी ने आजादी को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने हर व्यक्ति को कहा कि भाई देखिए, तुम झाड़ू लगाते हो, वो भी देश की आजादी का काम है। तुम खादी बुनते हो, वो भी देश की आजादी का काम है। तुम किसी अनपढ़ को पढ़ाते हो, वो भी आजादी का काम है। तुम जो भी काम कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो। और उन्होंने इतनी सरल डेफिनेशन कर दी, और हर किसी को लगने लगा कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे लिए, मेरे देश के लिए कर रहा हूं। और इस ताकत को अंग्रेज पहचान नहीं पाए, और उसके कारण एक ज्वार पैदा हुआ। मित्रों, डेवलपमेंट के लिए भी जन आंदोलन बहुत अनिवार्य है। सिर्फ सरकार ये चाहे कि हम डेवलपमेंट कर देंगे, सरकार 5-50 ब्रिज बना सकती है, 2-4-10 रास्ते बना सकती है, 2-4 एयरपोर्ट, पोर्ट या रेल बना सकती है, लेकिन अगर जनता जुड़ती है तब जाकर के सच्चे अर्थ में डेवलपमेंट की संभावना होती है। और आज दुर्भाग्य से जो मित्रों, सरकार और जनता के बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई है, बहुत बड़ी खाई हो गई है। और उसी का नतीजा है, और मेरा अनुभव बताता है गुजरात का, कि किसी भी काम को हम जनता के साथ जुड़ करके करते हैं, लोगों के भरोसे से हम करते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 2005 में हमने गुजरात में एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया था। मैं हर वर्ष एक फोकस रखता हूं, जैसे ये वर्ष हमारा विवेकानंद जी की 150वीं जयंती, तो युवा वर्ष है। उस समय मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर रखा था, दैट वाज 2005। अब जब मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर की घोषणा की, सब हमारे मित्रों ने बैठकर तय किया, और फिर क्या क्या करना है अर्बन ईयर में, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, उसमें से एक एजेंडा तैयार हुआ, एजेंडा तैयार करके उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उसमें एक काम यह था कि एंक्रोचमेंट हटाना। अर्बन डेवलपमेंट ईयर करना है तो शहरों में जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाओ। अब काम शुरू हुआ, और नीचे से मेरी पार्टी से दबाव शुरू हुआ, अरे साहब बंद कीजिए, ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों की इमारतें तोड़ रहे हैं, ये क्या होगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। बड़ा दबाव आया। अच्छा, मेरी एक गलती हो गई थी। मेरी गलती ये हुई
कि जब ये हमने डेवलपमेंट ईयर तय किया, अर्बन डेवलपमेंट ईयर, तब मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि 8-9 महीने के बाद यहां नगरपालिका, महानगरपालिका के चुनाव होने वाले हैं। ये हमें याद नहीं रहा। मेरी पार्टी लोग, मेरे लोग बिगड़ गए मेरे से, बोले मोदी जी चुनाव का वर्ष है और आप क्या कर रहे हो, इतना बड़ा तोड़फोड़ चल रहा है। मैंने उन सबको सुना, मैंने कहा देखिए भाई, अब सरकार ने निर्णय ले लिया है, ये मेरी गलती हो गई कि मेरे ध्यान में ये रहा नहीं कि चुनाव है। लेकिन अब इस स्थिति से पीछे हटना सरकार के लिए संभव नहीं है। आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे काम करने दीजिए। खैर, मेरी पार्टी ने मुझे समर्थन किया और हमने हमारा काम चालू रखा। हमने जो एनकरेजमेंट हटाया, मोर देन 2 लाख और शायद मोर देन 900 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की। राजी नाराजी अखबार में पता नहीं क्या कुछ सब चल रहा था, लेकिन इससे सामान्य मानवी को इतना आनंद हुआ कि यार कोई तो है जो हमारे जीवन में सुधार कर रहा है। और ये सब करने के बाद मैंने उनको कहा भाई टैक्सेशन के अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ कंप्यूटराइज हुआ था तो हर नगरपालिका में देखो भैया किसने टैक्स नहीं दिया है जरा देखो। और रूटीन में जब करते थे तो छोटे छोटे आदमी को पकड़ते थे, गए ताला लगा दिया, टैक्स ले लिया। जब कंप्यूटर पे सारी सूची देखी तो उस नगर के बड़े बड़े जो महाशय थे उन्हीं के टैक्स बाकी थे, और ये म्युनिसिपालिटी के जो मुलाजिम होते थे उनकी वो ताकत नहीं थी उनके तक जाने की, बेचारों की हिम्मत नहीं थी। हमने कहा भाई इनको बोलो, तो बोले साहब नोटिस दें। मैंने कहा देखिए तुम नोटिस दोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े ताकतवर लोग हैं, इनके पास इतने बढ़िया बढ़िया लॉयर होंगे कि तुम्हारी ये गाड़ी 10 साल तक चलेगी, रुपया नहीं मिलेगा। तो क्या करें? हमने कहा एक रास्ता खोलो, जिन जिन लोगों के टैक्स बाकी हैं उनके यहां जाकर के कागज दे दो और उनको बताओ देखो भाई अगले मंडे तक इतना टैक्स आपको भरना है। अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो उसके 4 दिन के बाद स्पेशल यूनिफॉर्म पहने हुए ढोल बजाने वाले लोग तुम्हारे घर के बाहर आएंगे और ढोल बजाएंगे, और जैसे ही ढोल बजा पाता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि टैक्स नहीं देता है। और मित्रों 98% टैक्स कलेक्शन की दिशा में हम आगे बढ़े। कोई कानून नहीं, कोई वकील नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। उन पैसों से उस नगर पालिकाओं के डेवलपमेंट का लिए एक हौसला बुलंद हुआ, नगरों में परिवर्तन आने की स्थिति पैदा हुई, हम काम कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम जनता को विश्वास में लेकर के काम करते हैं कितना फर्क होता है। मेरे यहां 2 कैनाल की कंपैरिजन है। एक है सरदार सरोवर डैम, जिसका शिलान्यास पंडित नेहरू जी ने किया था और उसका कैनाल का काम अभी भी चल रहा है। दूसरा, हमने एक सुजलाम सुफलाम स्कीम बनाई जिसमें डैम का जो फ्लड वाटर होता है उसको कच्ची कैनाल में ले जाकर के वाटर रिचार्जिंग के लिए काम करना। इत्तेफाक से नर्मदा की मेन कैनाल की लंबाई और ये मेरी सुजलाम सुफलाम कैनाल की लंबाई करीब करीब 400+ किलोमीटर है, दोनों के समान। मित्रों, सुजलाम सुफलाम में मैंने किसानों की मीटिंगें की, 10 डिस्ट्रिक्ट में से गुजरती थी और 10 डिस्ट्रिक्ट के किसानों को 50-50 हजार किसानों को बुलाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि कैनाल जाने से क्या होगा, पानी आएगा तो क्या होगा, बिजली कैसे बचेगी, टिकना कैसा होगा, सारा समझाया। और मैंने उनको कहा कि भाई ये काम आपको करना है और आपको मुझे कर देना है। आप जानकर के हैरान होंगे कि पंडित नेहरू वाले जमाने की कैनाल का काम अभी चल रहा है,
ये काम 2 साल में पूरा हो गया, पानी बहने लग गया, 3 टाइम फसल लेने लग गए और मेरे वहां की जमीन दी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सरकारों को सरकारी तौर पे चला रहे हैं, उसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। ये एक दूसरा भाव जनता में जो पड़ा है उसको भी बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश में क्या रहा, जनता को लगा कि हम इनको एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपना वोट दे करके, कि मोदी को 5 साल गुजरात दिया, अब ठीक ठाक करके दे दो, और नहीं दिया तो अगले 5 साल तुम्हारी छुट्टी करेंगे। यानी हमने डेमोक्रेसी का अर्थ यही बना दिया कि किसी को वोट दे करके कॉन्ट्रैक्ट दे देना और फिर उसका हिसाब मांगना, हिसाब में नहीं निकला तो दूसरे को ले आना, दूसरा गया तो तीसरे को ले आना। मैं समझता हूं डेमोक्रेसी ये सिर्फ वोट दे करके सरकारें चुनने वाला हिस्सा नहीं है। डेमोक्रेसी का पूरा मतलब मैं ये समझता हूं जनता और सरकार ने मिलजुल करके देश और राज्य को आगे बढ़ाना है। ये मॉडल हमने डेवलप नहीं किया। गुजरात ने उस दिशा में कोशिश की है, उसके कारण हमें परिणाम भी मिले हैं। मित्रों, यहां आपने सुना देखा, अभी हमने एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, लेकिन मेरे यहां बिजली के लिए किसान आंदोलन करते थे। और जब हमारे यहां पूर्व में किसानों पर बिजली मांगने के कारण गोलियां चली थी, 11 किसान मर गए थे। जब मैं आया सत्ता में, मैंने किसानों से मिला, मैंने कहा भैया ये बिजली का रास्ता बंद करो, आप बिजली छोड़ो। मित्रों, हिंदुस्तान में ये हिम्मत के साथ कहने के लिए राजनीति में ताकत लगती है कि किसान को ये कहना कि तुम बिजली की विषय से बाहर निकलो, क्यों बिजली के लिए अपना सर फोड़ रहे हो, क्यों बिजली के लिए झगड़ा कर रहे हो, बिजली छोड़ो। मेरे राज्य के किसान बिजली छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा आपकी जरूरत बिजली नहीं है, आपकी जरूरत पानी है। आप पानी के लिए झगड़ा करो, पानी मांगो। शुरू में हमारे यहां भारतीय किसान संघ, जो हमारे संघ परिवार की इकाई है, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया, पुतले जलाए, मेरे अच्छे मित्र सारे अनशन पर बैठे। मैं अड़िग रहा। मैंने कहा भाई, जब तक मैं मेरे किसानों को बिजली से बाहर नहीं लाता हूं और पानी की ओर केंद्रित नहीं करता हूं, मैं मेरे गुजरात की स्थिति बदल नहीं सकता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे गुजरात के किसानों ने बिजली के आधार पर कृषि को विचार को छोड़ करके पानी के आधार पर कृषि को मूल मंत्र माना, और उसके कारण हर एक को पानी बचाने की इच्छा होने लगी, पानी का महत्व समझा। फ्लड इरिगेशन से स्प्रिंकलर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन की तरफ वो जाने के लिए तैयार हुआ। वो अपने आप में एक जन आंदोलन का परिणाम हुआ कि वो, वरना मैं जब गुजरात में 2001 में काम लिया था, तब मेरे यहां 10 साल में 7 साल अकाल वाला राज्य, पानी की किल्लत वाला राज्य, नर्मदा से अधिक मेरे पास कोई नदियां नहीं है, उसके बावजूद भी पानी का बेतहा उपयोग होता था। इन मेरी व्यवस्थाओं का परिणाम यह आया कि उस समय 10,000 हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन था। टुडे इट इज 8 lakhs। आप कल्पना कर सकते हैं, तो 40 साल में 10,000 हेक्टेयर। और उसका परिणाम यह आया कि पूरे एग्रीकल्चर जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। कहने का हमारा तात्पर्य है कि हमने बदलाव। दूसरा है हमारी ब्यूरोक्रेसी। मैं मानता हूं हमने जो एक काम किया है, मैंने हमारे यहां एक प्रयोग किया, चिंतन शिविर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम के लिए नई चीज है। मैं हमारे 250-300 की जो मेन टीम है अफसरों की, उनको ले जाकर के 3 दिन कहीं जाकर के रहता हूं, और पूरे समारोह में मैं पीछे बैठता हूं। मंच पे कोई होता नहीं, कोई भी जूनियर अफसर आता है, रिपोर्टिंग करता है। मेरी रिपोर्टिंग की स्टाइल मैंने बदली है। कैसे? मैं ये नहीं पूछता हूं कभी क्या नहीं हुआ, मैं ये पूछता हूं जो अच्छे से अच्छा वो बता दो बस।
तो मुझे पता चलता है कि इनकी क्षमता क्या है, पूछने की जरूरत। यानी पूरा अप्रोच बदलने से पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है, छोटे 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 तरीके पर है। मैंने उनसे एक दिन बातचीत करते हुए मैंने कहा देखिए भाई, ब्यूरोक्रेसी ने अपना माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के जमाने में ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट क्या था? अंग्रेजों के जमाने में सरकारी मुलाजिम का काम क्या था? ब्रिटिश सल्तनत को खुश रखना, ब्रिटिश सल्तनत के हितों के लिए काम करना था। और तब वहां की गवर्नमेंट मशीनरी जो काम करती थी उस समय के लिए ठीक था। लेकिन वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री, हम एक स्वतंत्र भारत है, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, तो हमें किसके लिए काम करना? हमें चुनी हुई सरकारों के लिए काम नहीं करना है, हमें जनता जनार्दन के लिए काम करना है। मित्रों, ये कहने की हिम्मत मेरे में थी। और मेरे यहां मैं मुलाजिम को कहता हूं, तुम्हारा काम चुनी हुई सरकार की भलाई नहीं है, तुम्हारा काम जनता जनार्दन का है। ये डेमोक्रेसी है, किसी की भलाई के लिए शासन व्यवस्थाएं आजादी के पहले चलती थी, जनता की भलाई के लिए शासन व्यवस्था आजादी के बाद चली है। अब मुझे कोई बताए मित्रों, अगर ये मंत्र सही है तो क्या ये मंत्र मेरे देश में लागू नहीं हो सकता है? सवाल मोदी का नहीं है, सवाल गुजरात का नहीं है। क्या हम हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में चीज नहीं भर सकते हैं कि आपकी हर चीज की प्रायोरिटी ये रहेगी कि आखिरी गरीब से गरीब आदमी की भलाई में इसमें क्या रहा है तुम्हारे निर्णय में, तुम्हारी पॉलिसी में? मित्रों, मैं आज देख रहा हूं बड़े गर्व से बाहें चढ़ा चढ़ा करके यूं यूं करके बताया जाता है कि हमने फलाना एक्ट बनाया, हमने ढिकना एक्ट बनाया, हमने ये राइट दिया, हमने वो राइट दिया। हो रहा है ना? तो संविधान ने क्या दिया था भाई हमको? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं मित्रों, क्या संविधान ने हमको राइट नहीं दिए थे क्या? ये जितने राइट्स की आज चर्चा हो रही है वो सारे राइट्स संविधान रूपी अम्ब्रेला के अंदर है। लेकिन देश को एक्ट नहीं, एक्शन चाहिए, एक्शन। मित्रों, एक बार दो मित्र जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। और उनको लगा कि शेर इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं, तो वो अपनी गाड़ी खड़ी रख करके थोड़े टहलने गए और इतने में शेर मिल गया। अब उनकी बंदूक सब गाड़ी में पड़ी थी, अब करें क्या? तो उन्होंने क्या किया, जेब में से पिस्तौल का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया। मित्रों, हमारे यहां भी अब कुछ भी होगा, एक्ट दिखाओ। क्या मजाक बना दिया है मित्रों देश का। मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन का रूप लिया था, वो एक सही दिशा में प्रयास था, देश में एक शिक्षा का माहौल खड़ा कर। कोई एक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन एक्ट तब लाना पड़ता है जब एक्शन का नामो निशान नहीं होता है और आपको अपना दुनिया को अपना काम दिखाना होता है। मित्रों, गुजरात के अंदर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत थी। हमें कोई कानून बनाने के लिए जाना नहीं पड़ा, कानून तो थे ही थे, संविधान में सारी व्यवस्थाएं थी, जिम्मेवारियां भी थी, कर्तव्य भी थे। हमने एक अभियान चलाया कि हम बच्चों को शिक्षा। आज मेरे राज्य के अंदर स्कूल जाने की उम्र में 100% एनरोलमेंट है, 100%। उसके लिए नए कमरे बनाने पड़े, नए टीचर लाने पड़े, ज्यादा बजट देना पड़ा, वो सब किया। और ड्रॉप आउट जो कभी 40% था, कभी 29% आया, कभी 20% आया, वो आज 2% पे ला करके रख दिया है और उसको हम 0 तक ले जाएंगे। मित्रों, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
मित्रों, मेरे यहां एक स्वागत कार्यक्रम चलता है। इसमें एक प्रेजेंटेशन में एक लाइन आया, मैं आज भी मानता हूं कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत होती है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अगर पुअर है तो मतलब आपकी डेमोक्रेसी पुअर है। गरीब से गरीब आदमी की आवाज सुननी चाहिए, उसको अपनी आवाज बुलंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए, हक होना चाहिए। हमने एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्वागत ऑनलाइन मेरा कार्यक्रम चल रहा है। इन दिनों तो पूरे देश के लोग उसको स्टडी करने आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने उसको बहुत बड़ा अवार्ड देकर सम्मानित किया है। मेरे यहां उसकी ताकत इतनी है मित्रों, गरीब से गरीब आदमी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर के पास जाता है और कहता है कि मेरा ये काम करो, और अगर वो हानाकानी करता है, ढीलाढाली बात करता है, तो गरीब आदमी एक शब्द जान गया। वो कहता है साहब करते हो कि नहीं करते हो, वरना ऑनलाइन जाता हूं। और ऑनलाइन जाता है तो अफसर खड़ा हो जाएगा, बैठो बैठो भाई, मैं आपका काम करता हूं। देखिए, हमें एम्पावर करना होगा देश के नागरिकों को, उसकी शक्ति बढ़ानी होगी, और उस शक्ति को हम बढ़ाते हैं तब स्थितियों को बदल सकते हैं। आज मेरे उस स्वागत कार्यक्रम का परिणाम यह आया है, ऑनलाइन गांव के लोग अपनी शिकायत देते हैं, वो तहसील में आती हैं, तहसील से ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, डिस्ट्रिक्ट से ऑनलाइन स्टेट पे आती हैं। मैं खुद उसके लिए बैठता हूं, महीने में एक दिन देता हूं उसके लिए। करीब 14-15 हजार प्रकार के शिकायतों को ऑनलाइन हैंडल करता हूं। करीब 90% सक्सेस रेशियो रहता है। और उससे परिणाम क्या आया, मैं उन शिकायतों का एनालिसिस करता हूं। भाई, पॉलिसी प्रॉब्लम के कारण शिकायतें हैं, जरा अलग निकालो। बजट प्रॉब्लम के कारण शिकायतें अलग निकालो। पर्सन के एटीट्यूड के कारण प्रॉब्लम है, वो शिकायत अलग निकालो। और फिर उसको सिस्टमेटिकली उसको हैंडल करता हूं, और धीरे धीरे पूरे डिपार्टमेंट ठीक होने लग गए। वो लगने लगा कि ये चेंज लाया जा सकता है। मित्रों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गुजरात इज ए स्टेट जिसने एक नियम बनाया है। मेरे जो फेयर प्राइस शॉप है, 50% फेयर प्राइस शॉप की ओनरशिप महिलाओं की है। मेरे यहां स्टेट ओन जो इनकम का रास्ता दिया है, मैंने महिलाओं को दिया है। और महिला को मालूम होता है कि किसी के घर में चूल्हा न जले तो उसका मतलब क्या होता है, और इसलिए वो फेयर प्राइस शॉप में किसी भी कार्ड होल्डर तो कभी ये नहीं होने देती, नहीं आज माल नहीं है तुम जाओ, कभी नहीं करती। ये जो उसकी संवेदनशीलता है, उसको हम क्यों काम में ना लाएं, और उसका मेरे यहां परिणाम है। अभी हम काफी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी लाए हैं इसमें, और पूरे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है। 16 लाख, मित्रों आपको जानकर के हैरानी होगी, लोग कहते हैं ना करप्शन कैसे दूर होता है। 16 लाख गोस्ट कार्ड थे, भूतिया कार्ड, यानी कोई जन्मा ही नहीं था लेकिन उसके नाम का राशन कार्ड था। 16 लाख। ये टेक्नोलॉजी लाने के कारण वो सारा रिमूव हो चुका। करप्शन गया कि नहीं गया मित्रों? मैं हैरान हूं मित्रों, लोग कहते हैं करप्शन जा नहीं सकता। मैं तो गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं, इस देश को करप्शन से मुक्त किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है करप्शन से मुक्ति के लिए। हमारे गुजरात के से सटे हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी सेलवास, दमन, दादरा नगर हवेली, इन मेरे राज्य से सटे हुए राज्यों को चेक पोस्ट होते हैं एक राज्य दूसरे राज्य में जाने का। देयर आर 14 चेक पोस्ट, और उस चेक पोस्ट पर वो व्हीकल जाते हैं जो गुजरात में आता है, वो व्हीकल सामने दूसरे स्टेट में जाता है। जो रेट गुजरात में है वही रेट वहीं पर है। मेरे चेक पोस्ट पर टेक्नोलॉजी है, मैं अपने कमरे से टेक्नोलॉजी को मॉनिटर कर सकता हूं। उधर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सुविधा नहीं है। परिणाम क्या है आप अंदाज कर सकते हो मित्रों? लास्ट 10 इयर्स में इन 14 चेक पोस्ट की इनकम, इस तरफ गुजरात की और उस तरफ रिस्पेक्टिव स्टेट की, हमारी इनकम 2000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2000 करोड़ रुपए ज्यादा इनकम। रेट्स वही, व्हीकल उतने ही, जो व्हीकल उनके यहां जाएगा व्हीकल मेरे यहां आएगा। उसके बावजूद भी जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी,
ये हमने गुजरात में करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान दें, उसके आधार पर भी हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा है मित्रों, आइडियाज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। लीडर सेंट्रिक, पर्सनालिटी सेंट्रिक, इंडिविजुअल सेंट्रिक चीजें अगर चली भी जाएं, थोड़े साल चलेगी, देश और समाज का फायदा नहीं होगा। हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। ये 2012 मेरे यहां चुनाव का वर्ष था और मेरे यहां 3 महीने का कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। हिंदुस्तान में किसी एक स्टेट की असेंबली इलेक्शन में 3 महीने का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। मुझ पर थोड़ी कृपा ज्यादा रहती है। और उसके कारण 3 महीने सरकार बिल्कुल कोई काम नहीं करती, ऐसी हालत हो जाती है। अफसर लोग कोई फोन पर उठाने को तैयार नहीं होते। बड़ा मजे का दिन होता है उनके लिए। चुनाव है, सब कहते हैं चुनाव है, मैं चुनाव में बिजी हूं। उधर चुनाव में राजनेताओं का भी बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, तो वो भी चुनाव में बिजी होते हैं। तो मेरा काफी समय 6 महीने लास्ट सरकार से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाता था। 26 दिसंबर को मैंने शपथ लिया और 8, 9, 10 दिसंबर मेरे यहां वाइब्रेंट समिट था, वाइब्रेंट ग्लोबल समिट, इन्वेस्टमेंट समिट। मित्रों, सरकार बनने के 10 दिन के बाद इतना बड़ा इवेंट था। 121 कंट्रीज वहां मौजूद थे और मैं कह सकता हूं इस देश का 50% जीडीपी वॉज अंडर वन रूफ। यह 10 दिन में कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि हमने आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, पॉलिसी बन जाती है, इंप्लीमेंटेशन करने की व्यवस्था है। और ये चीजें कोई बहुत बड़ा आसमान से लाए हैं ऐसा नहीं है, ये सहज चीजें हैं। मेरा इतना ही कहना है मित्रों, बहुत छोटा छोटा सहज व्यवहार से भी इस देश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी हम लोग हमारी अपनी शक्ति का उपयोग भी नहीं करते हैं। आज चर्चा चलती है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी एशिया की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी चाइना की सदी या हिंदुस्तान की सदी। ये चर्चा चल रही है। हमारे पास 2 चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के चाइना के कंपैरिजन में हम दुनिया के सामने एक ताकत बनकर के उभर सकते हैं। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, 65% जनसंख्या इस देश की 35 से कम आयु की है, नौजवानों का देश है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड सारे दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब चाइना से कंपैरिजन की बात करते हैं तब हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे पास डेमोक्रेसी का भी एक डिविडेंड है और अभी तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक ताकत ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान हमारे पास एक हथियार है। ये हमारी एक पहचान है। और जब चाइना की कंपैरिजन में विश्व के अंदर जाके खड़े रहना है तो ये 2 चीजें हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोक्रेसी का डिविडेंड। इन दोनों को एक शक्ति के रूप में हमने आगे रखना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी का विषय है और इस पर हमने बल देना चाहिए। मित्रों, हम जब काम गुजरात में करते हैं तब चीजों को एक दूसरे को कैसे पूरक हो वैसा सोचते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं और उदाहरण इसलिए देता हूं कि महाशय यहां बैठे हैं हॉल में, तो आपको अंदाजा आएगा कि कैसे हम सोचते हैं। मैं एक टायर कंपनी के एक्सपांशन के उद्घाटन के लिए गया था। तो जब मुझे निमंत्रण देने आए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए भाई, मैं उद्घाटन के लिए तो तब आऊंगा कि जब आप मेरा एक काम करोगे। अब कोई पॉलिटिशियन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जब कहता है कि काम करोगे तो इसका मतलब क्या होता है?
जानते हो ना। मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा भाई आपका टायर का इंडस्ट्री तो चलेगा, चलने दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी कि आपको यहां पर रबर के पेड़ उगाने पड़ेंगे। मेरे ट्राइबल को आप रबर के पेड़ के पौधे ला करके दीजिए, वो रबर के पेड़ लगाएगा, आप उसके लिए आवश्यक जो भी एनजीओ के नाते काम करना है वो कीजिए, और वो दिन मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ट्राइबल रबर पैदा करता हो और उस रबर से आपका टायर बनता हो। मुझे रॉ मटेरियल दुनिया से लाना नहीं है, मुझे मेरे ट्राइबल को भूखे मरना नहीं देना है। मैं कह रहा हूं, हमारे ओमकार जी बैठे हैं शायद, या मैंने देखा था गेट पर आया तो है ओमकार जी, हाँ बैठे। उनसे मैंने कहा साहब, और मुझे खुशी है कि उन्होंने उस दिशा में काम किया। आज वो रबर प्लांटेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम मेरे राज्य में कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, हमारा डेवलपमेंट भी इंटीग्रेटेड हो सकता है। मेरे यहां 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, हम पोर्ट का विकास कर रहे हैं, और हम पोर्ट, और मैं मानता हूं अगर ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हो, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हो, तो आपके पोर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करना होता है। अगर विश्व व्यापार का मूल ही, अगर आपका गेटवे में ही दरवाजे टूटे हुए हैं तो मालूम होना नहीं जी। लेकिन हमने पोर्ट सेक्टर को डेवलप किया, और आज हिंदुस्तान में सबसे वाइब्रेंट पोर्ट सेक्टर हमारे गुजरात के समुद्री तट पर है। लेकिन आज हम पूरे हिंदुस्तान में एनवायरमेंट की दृष्टि से मैंग्रोव्स के वृद्धि में आज नंबर 1 पर हैं। यानी हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी करते हैं, हम डेवलपमेंट भी करते हैं, और पहले से चीजों को ध्यान रख करके किया तो हम कर सकते हैं। मित्रों, कभी कभी मुझे लगता है, मैं एक बार प्रधानमंत्री के पास बैठा था, शुरू में हम कोई बोल नहीं रहे थे, बाद में मैं बोल रहा था। तो मैंने प्रधानमंत्री जैसे एक विषय छेड़ा। मैंने कहा साहब ये आपका जेएनयूआरएम है, ये इसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता है क्या? बोले क्या करें बदलाव? हमने कहा ये आप कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हो, रोड बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, मेट्रो ट्रेन इसी के आसपास चल रहा है। मैंने कहा हिंदुस्तान की आवश्यकता और हिंदुस्तान की दुनिया में छवि, इन दोनों को चीजों को ध्यान में रखकर एक नया मॉडल खड़ा कर सकते हैं आप। तो उनको इंटरेस्ट हुआ, अरे बताइए मोदी जी क्या कह रहे थे। मैंने कहा साहब आज हम भारत पूरे देश में 500 नगर को सिलेक्ट करें, 500 टाउन्स, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, और JNNURM2 बहुत तरीके से आगे बढ़े कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसको प्राथमिकता दें, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से फर्टिलाइजर बनाएं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके वो पानी किसानों को वापस शहर से गांव की ओर दे, और हर शहर के सराउंडिंग 40-50 किलोमीटर के रेंज में आपने देखा होगा सभी किसान सब्जी की खेती करते हैं। दिल्ली के भी सराउंडिंग जाओगे आप तो क्योंकि उनको तुरंत मार्केट मिल जाता है और बाजार में सब्जी आती है। मैंने कहा कि ये जो हम फर्टिलाइजर तैयार करें, ये फर्टिलाइजर हम किसानों को दें और उसको ऑर्गेनिक सब्जी की दिशा में प्रेरित करें, उसका सर्टिफाई करने की व्यवस्था करें, उसके मार्केट की चिंता अपने आप हो जाएगी। वेस्ट वाटर दें उनको ताकि उनको पानी की जो किल्लत है वो हट जाएगी। विपुल मात्रा में सब्जी शहर में आएगी तो सस्ती होगी और गरीब आदमी भी सब्जी खाएगा तो न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और एक हम समस्या का समाधान करेंगे। शहर स्वच्छ रहेगा तो हमारे यहाँ गंदगी दूर होगी तो भी हेल्थ को फायदा होगा, मल्टीपल यूटिलिटी वाला है। तो मुझे पूछा मोदी जी लेकिन पैसों का क्या? मैं रास्ता बताता हूं। हमने कहा कि जो जितने किसानों को आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से फर्टिलाइजर देते हैं उनको कहो
कि तुम इतना फर्टिलाइजर ये लोगे तो ही तुम्हें केमिकल फर्टिलाइजर इतना मिलेगा। केमिकल फर्टिलाइजर की मांग कम होगी, केमिकल फर्टिलाइजर की मांग कम होगी तो सब्सिडी बचेगी, जो सब्सिडी बचेगी उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए इस काम के लिए दे दीजिए। हिंदुस्तान के 500 शहर साफ सुथरे हो जाएंगे। उनको बड़ी रुचि हुई। मैंने पूरा उनको ऐसे में जुबानी बोल रहा था, कोई कागज वगैरह तो था नहीं मेरे पास, ये उस समय विचार आया तो मैं बोल रहा था। तो कहा मोदी जी ऐसा करो, मुझे एक रिपोर्ट बना करके दो। मैंने एक मॉडल के रूप में एक शहर को पकड़ के पूरा 2 किलो का पूरा रिपोर्ट दिया उनको। उसके बाद एक दिन मेरी प्लानिंग कमीशन में मीटिंग थी, तो मुझे बताया गया कि आज शाम पित्रोदा जी रहेंगे। मैंने कहा क्या काम है? बोले मोदी जी आप प्रधानमंत्री को वो समझाया था ना, वो जरा इनको समझाइए। तो अहलूवालिया जी थे, श्याम पित्रोदा जी थे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने बड़े विस्तार से विषय रखा। पित्रोदा जी मेरे मित्र हैं, वो गुजरात के हैं, तो अच्छा नाता है मेरा। उनका मोदी जी ये तो बड़ा बढ़िया विचार है, हो जाएगा। मित्रों इस बात को 3 साल हो गए और मैं इतने उत्साह से चीजों को बना रहा था, तैयार कर रहा था। मित्रों वहां हुआ नहीं, लेकिन मैंने तय किया मेरे राज्य के अंदर मैंने 50 टाउन पकड़े हैं और मैं इस मॉडल को इंप्लीमेंट करूंगा। मेरी एक दिक्कत है, मुझे जो सब्सिडी का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है, लेकिन आई विल फाइंड आउट वेज एंड मीन्स। लेकिन मित्रों मैं कहना ही चाहता हूं कि चीजों को बदला जा सकता है, यहां पर सोचा नहीं जा रहा है। आप देखिए रेलवे, कोई हमें समझाए मित्रों रेलवे का। हमारे पास 2 प्रकार के समय है ना अरुण जी, चलने दें। जनता का फैसला आखिरी होता है। हमारे यहां रेलवे 2 प्रकार की है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी गुड्स ट्रेन है। मित्रों आपसे मैं, आपके इतने पंडित लोग हैं, कभी इस पर सोचिए। पिछले 10 साल के रेलवे के बजट देखिए। हमारे रेलवे बजट को और डेवलपमेंट की दिशा को कोई मेल है क्या? ग्रोथ की कल्पना जो है उस कल्पना के साथ उसका कोई मेल है क्या? अब इन सवालों के जवाब मिल नहीं रहे। क्यों? तो पॉलिटिकल प्रेशर में क्या होता है, कितनी ट्रेनें ज्यादा बढ़ाई, कितने कोचेज ज्यादा बढ़ाए, कितने रूट ज्यादा बढ़ाए, उसी पर सारा हमारा टिका रहता है। मित्रों अगर ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है तो क्या इस देश को सोचना नहीं चाहिए कि सबसे पहले रेल कनेक्टिविटी पोर्ट के साथ होनी चाहिए। जितना धन खर्चना है खर्चा करो, लेकिन सारे देश के सभी पोर्ट के साथ रेलवे को जोड़ो, अपने आप व्यापार विकास विस्तार के लिए संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो दूसरी बात, सरकार रोड बनाती है, क्या उस रोड पर सरकार के ही व्हीकल चलते हैं क्या? नहीं चलते ना। प्राइवेट चलते कि नहीं चलते? जवाब तो दो यार। इसलिए कि किसी को नींद ना आ जाए। अच्छा बताइए मित्रों, एयरपोर्ट बनाते हैं, प्राइवेट जहाज आता है कि नहीं आता है? आता है। इतनी बड़ी रेलवे की पटरियां पड़ी है, ये क्या कारण कि उसके ऊपर सरकारी डिब्बा ही घूमता रहेगा? समझ नहीं आता है मित्रों, समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक बार विषय रखा था कुछ मित्रों के सामने। हमने कहा जैसे पैसेंजर ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, वैसे एक तीसरा सेक्टर हमने प्राइवेटाइज करना चाहिए। और क्या? उसको हम परिक्रमा ट्रेन कहें। मानो 100 करोड़ का इतना बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान के हर बच्चे की इच्छा है अपने माँ बाप को हरिद्वार ऋषिकेश ले जाने की, अजमेर शरीफ ले जाने की, 4 धाम की यात्रा कराने की, अमृतसर साहब में मत्था टेकने की, गोवा में चर्च पे जाने की। 100 करोड़ देशवासियों का इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन ध्यान नहीं आता है कि इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया। मित्रों अगर रेलवे में परिक्रमा ट्रेन की परंपरा शुरू हो और सब कुछ प्राइवेट,
कोचिज प्राइवेट पटरिया आपकी सरकार की, ऊपर पटरिया पर जिसको दौड़ना है दौड़े, टाइमिंग बनाइए। मान लीजिए कोई अगर पटना साहब से अमृतसर साहब एक परिक्रमा ट्रेन चलाता है और पूरी ट्रेन ऐसी है कि जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब है, शब्द कीर्तन चल रहा है, लंगर चल रहा है, सोने खाने की व्यवस्था है, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, होटल जाने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए उसी पटरी पर 100 करोड़ देशवासियों में जिसका सपना अमृतसर साहब जाने का होगा वो एंजॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाजी पीर से अजमेर दरगाह हमने एक इस प्रकार का रेल ट्रैक के ऊपर प्राइवेटाइज कर दिया। अंदर चलेगा, नमाज चलेगी, कुरान चलेगा, उनकी जो भी परंपरा है उसको निभाते जाएंगे, पैसेंजर आएंगे, यात्रा करेंगे। कोई शिव भक्त हैं तो शिव का रूट बना दो, तुम उसी प्रकार से का ट्रेन बना दो, एक कोच में अमरनाथ हो, दूसरे में बद्रीनाथ हो, तीसरे में सोमनाथ हो, जितने भी लगाने लगा लो। मित्रों, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, वो नीचे का आप पकड़ के रखिए, वो किसी को मत दीजिए, लेकिन ऊपर तो जाने दीजिए भैया। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, 100 करोड़ लोगों की सुविधा अगर कि आप सकड़ा करें, ये कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है मित्रों। और यहां किसी को मन कर जाए तो मेरे इस आइडिया का कोई कंसल्टेंसी नहीं लूंगा। मैं हैरान हूं मित्रों, क्या हम रोड बनाते हैं, क्या कोई सरकारें कार बनाती है, क्या ट्रक बनाती है, क्या काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इनको कोचिज बनाने के कारखाने क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्या प्राइवेट नहीं हो सकता है? क्या ऑर्डर दे दो, प्राइवेट कोचिज बने भाई, रेलवे को चाहिए वो ले लेंगे। ये आपके दिल्ली की मेट्रो ट्रेन के सारे कोचिज मेरे गुजरात में बनते हैं, वो यहां जाते हैं, माल बिकता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि एक जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, उस थिंकिंग का अभाव है। और इसके कारण मित्रों एक ऐसी हालत बनकर के बैठी है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, एक निराशा का माहौल है। मैं मित्रों गुजरात एक्सपीरियंस के साथ में, और ये मैं जितनी चीजें बताता हूं, वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसके यहां प्राइवेट रेलवे है। हमने भारत सरकार की रेलवे के साथ समझौता किया है, भारत सरकार, हम और प्राइवेट पार्टी, मेरी वो रेलवे सफलतापूर्वक चल रही है। मित्रों, इतनी व्यवस्था है, इन व्यवस्था को उपयोग कैसे करें? हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है, वो प्रयोग और क्यों नहीं करते हमें समझ नहीं आता है। मेरे यहां दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क है, माइक्रो तक जाऊंगा तब वो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। अब हमने इसमें एक सोचा, क्योंकि मेरा रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा विश्वास है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट ये मेरा कन्विक्शन है, इट्स आर्टिकल फेथ फॉर मी, तो मैं हर चीज में इन चीजों को जोड़ता रहता हूं। हमने कैनाल टॉप पर सोलर पैनल लगाई है। अब कैनाल के, वैसे सोलर के अंदर जमीन इतनी महंगी लेकर के सोलर पार्क खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है, तो कोई रास्ता खोजना चाहिए। हमने कैनाल के ऊपर सोलर टॉप लगाए और क्या फायदा हुआ? 1 किलोमीटर लंबी कैनाल पर 1 मेगावाट बिजली सोलर पैदा होती है। कैनाल के ऊपर टॉप लगने के कारण 1 किलोमीटर पर ईयर 1 करोड़ लीटर पानी इवेपोरेट होने से बच जाता है, जमीन बच जाती है, और नीचे ठंडा पानी बहने के कारण 16% एनर्जी जनरेशन ज्यादा हो रहा है। और हमारे गुजरात की योजना है, आने वाले दिनों में सारे मेरे सोलर प्लांट कहीं पर भी जमीन का दुरुपयोग किए बिना कैनाल के ऊपर लगाकर मैं पानी भी बचाऊंगा, सूरज के ताप से लूंगा। मित्रों, पूरा देश और दुनिया एनर्जी क्राइसिस की चर्चा कर रहा है। 4-5 साल पहले G8 समिट का एनर्जी क्राइसिस एक सब्जेक्ट था, तो मैंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। मैंने उनको लगा कि आप G8 समिट में जा रहे हैं, एनर्जी के विषय पे जा रहे हैं। हमने कहा अगर हम सार्क देशों का समूह है, ओपेक कंट्री का समूह है, यूरोपियन देशों का समूह है,
अनेक गुट विश्व में बने हुए हैं। क्या समय की मांग नहीं है कि हम भी एक गुट नया पैदा करें और जिसका नेतृत्व हिंदुस्तान करे? मैंने उनको चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा इंडिया शुड लीड ए सन सन मूवमेंट, SUN। और मैंने कहा वो देश जिनके भाग्य में सबसे ज्यादा सूरज है, ऐसे देशों का संगठन खड़ा किया जाए, एक कॉर्पोरेट फंड बनाया जाए और रिसर्च की व्यवस्था करके सोलार एनर्जी कैसे सस्ती हो उस पर रिसर्च हो, और जो ये सूरज के भाग्यवान देश हैं वो सोलार एनर्जी पर जाएं और दुनिया की पेट्रोलियम देशों की जो हम पर दबाव है और संकट है, हम देश को मुक्त करा सकते हैं। मित्रों, नहीं हुआ। एक बार प्रधानमंत्री जी ने फिर से मुझे एक दिन चाय पे बुलाया था, तो हमको भी लगा कि चलो मुफ्त में चाय क्यों पीना, कुछ तो देके आना चाहिए। तो हम उनको एक और आइडिया देके आए। मैंने कहा साहब, ये राजस्थान और गुजरात, उसकी सीमा पर पाकिस्तान से बचने के लिए हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां का सॉइल ऐसी है कि वो कोई भी कंस्ट्रक्शन करो कुछ दिन में वो लुढ़क जाता है। अब वो और क्या कारण होंगे वो आप जानते हो। वो फेंसिंग सिक्योरिटी नहीं देती है। तो मैंने कहा मेरे पास एक विचार है। बोले क्या? मैंने कहा ये हमारे BSF के लोग बॉर्डर पे बैठते हैं, ये अपने आप में एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास टेक्निकल स्टाफ होता है, इंजीनियरिंग विंग होता है। क्यों न हम हमारे इस रेगिस्तान पर, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ सटी हुई पूरा रेगिस्तान है, क्यों न हम पूरे रेगिस्तान में 100 स्क्वायर किलोमीटर के सोलार पार्क बनाए, BSF को दे दें। BSF को लोगों को एक्टिविटी मिलेगी, रेगिस्तान में बेचारे यूं ही परेशान होते हैं, देश को एनर्जी मिलेगी और इन बिलों तक सोलार पैनल लगने के कारण विदेशियों का एंटर होना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, एक ही काम से कितने काम हो सकते हैं। बोले मोदी जी बहुत बढ़िया बात बताई आपने। खैर कोई अच्छा व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो इस बात का कुछ करेगा, अब तक तो हुआ नहीं। खैर मित्रों, बहुत सारे विषय हैं, मैं घंटों तक आपसे बातें कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये विश्वास है मित्रों, विकास ही सभी समस्याओं का समाधान है। दोस्तों, ये मेरा कन्विक्शन है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये कंबाइन चलना चाहिए। आपके पास पैसे हैं, बस स्टेशन बना दिया, इससे काम होने वाला नहीं है। वहां का कंडक्टर नागरिकों के साथ कैसा बिहेव करता है, बस टाइम पे आती है कि नहीं आती है, ये गुड गवर्नेंस से पता चलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और जन भागीदारी से होना चाहिए। और ये मंत्र ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान में लागू नहीं किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जा सकता है। मित्रों, मैं मानता हूं आप लोग सवाल भी पूछना चाहते होंगे तो आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं। मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। आपने कई मित्र हैं जिनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी इतना प्यार से मुझे झेल रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद मित्रों।